तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। आरती हसीन लड़कियों में से एक थी। जब से मैंने देखा था उसे देखते ही अपना दिल हार बैठा था। मैं उससे शादी करने के लिए मचल उठा और उसके घर रिश्ते भेजने शुरू कर दिए। आरती के माँ बाप ने भी इस रिश्ते में ज़्यादा समय नहीं की और जल्दी से ही इस रिश्ते को हाँ कर दिया। मैं बहुत खुश था, लेकिन आरती की कुछ शर्तें थी जो मुझे बाद में मालूम हुई। एक शर्त तो ये थी कि शादी का फंक्शन सुबह 8 बजे होगा। आरती की बाकी और शर्तों को जानने का मुझे कोई शौक नहीं था और ना ही मैं उन्हें जानना जरूरी समझा। आरती ने मुझसे कहा भी था कि कोई शर्तें को जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं उसके इश्क में इस कदर पागल हो चुका था कि मैंने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे लिए यही बहुत था कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी से मेरी शादी हो रही है। मैं जानता था कि आरती से शादी करके मैं कभी नहीं पछताऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद आरती से मेरी शादी तय हो गई। आरती के साथ मेरी शादी हो रही है, ये सोच सोच कर मैं फूले नहीं समा रहा था। आरती इतनी खूबसूरत है कि कोई भी उसका दीवाना हो सकता था। आखिरकार शादी का दिन आ गया और मेरी शादी हो गई और मैं उसे विदा करा करके अपने घर ले आया। रात के 3 बजे आरती को मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। आरती को देखने के लिए मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मैं कमरे में पहुंचा और सुहाग की सेज पर बैठकर कीमती हीरे की अंगूठी आरती के उंगली में पहना दी। उसने मेरा शुक्रिया अदा की। मैंने जैसे ही उसका घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने मेरे हाथ पकड़ ली और कहा, रुक जाओ, मेरी बाकी शर्तें सुन लो। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो तुम मुझे अभी इसी वक्त तलाक दे सकते हो। आरती के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मेरे दिल को कुछ होने लगा। मैं बोला, आरती, औरत होकर तलाक की बात अपने मुंह से कैसे कर सकती हो? मेरी बात सुनकर आरती बोली, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं जैसा कहती हूँ वैसे तुम्हें करना पड़ेगा और जो शर्त मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, यह शर्तें बहुत ही आसान हैं। और वह शर्त यह है कि रात को तुम कभी भी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों न हो, तब भी तुम मुझे रात में नहीं देखोगे और ना ही रात को मैं किसी से मिलूंगी। अंधेरा होते ही मैं अपने कमरे में आ जाया करूंगी। तुम चाहो तो रात को अंधेरे होते ही मेरे कमरे में मेरे साथ आ सकते हो, नहीं तो बाहर घूम फिर कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं है। अपनी पत्नी के मुंह से अजीब से शर्त सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैं बोला, आरती, ये क्या बेतुकी बातें कर रही हो? ये कैसी अजीब सी शर्त हैं? अगर तुम मुझे इस शर्त की वजह बता दोगी तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें रात को तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखूंगा, लेकिन बिना किसी वजह से मैं तुम्हारा चेहरा रात को क्यों ना देखूं? अगर मैं तुम्हारा यह चांद सा चेहरा नहीं देखूंगा तो मुझे चैन कैसे आएगा? मुझे लगा था कि आरती की कोई अदा है, शायद वह मेरे साथ कोई मजाक कर रही है, लेकिन वह तो बहुत सीरियस थी। आरती बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो मैं फिर सुबह को ही तुमसे तलाक ले लूँगी। आरती की बात सुनकर मेरे होश हवास गुम हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने सीरियस होते हुए कहा, ठीक है, तुम जैसे खूबसूरत बीबी का मिल जाना ही बहुत है। मैं रात को तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। अगर तुम कहो तो दिन को भी तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखूंगा। खैर, यह एक जज्बाती कदम था जो मैंने उस समय आरती की मोहब्बत में उठाया था, क्योंकि बाद में शादी के एक हफ्ते में ही मुझे मालूम हो गया कि यह शर्त निभाना कितना मुश्किल है। जब मैं भी मुझे कहीं बाहर जाना होता, तो कहीं डिनर पर जाना होता या यार दोस्तों के पार्टी में जाना होता, तो आरती मेरे साथ नहीं जाती थी। धीरे धीरे यह बातें सर्व तरफ फैलने लगी कि विवेक की बीवी अजीबोगरीब है। कुछ लोगों ने इसे आरती की शराफत समझा तो कुछ लोगों ने अजीब अजीब किस्से बनाने शुरू कर दिए। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था। अब तो आरती ने अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर दी थी। उसने हमारे कमरे में सारी लाइट्स
खराब कर दी थी और उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा, आरती ये क्या हरकत है, यह सब क्यों कर रही हो? तो वह बोली, मैं ऐसा इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि रात को कहीं तुम गलती से लाइट ऑन ना कर दो और कहीं मेरा चेहरा ना देख लो। आरती की ऐसी हरकतें देखकर अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि जरूर कुछ न कुछ बात है। आखिर आरती के चेहरे में ऐसी क्या बात है जो रात को मैं उसके चेहरे को नहीं देख सकता। लेकिन हम दोनों जो वादा हुआ था, मैं उस वादे पर अटल था। एक रात आरती बहुत ज़्यादा परेशान थी। वह कभी अंदर जाती तो कभी बाहर आती, कभी कमरे में इधर उधर टहलने लगती, कभी मुंह पर हाथ रखती और कभी हाथ पर उठाकर प्रार्थना करने लगती। मैं समझ तो गया था कि आरती बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन मैंने उसे कुछ पूछा तो नहीं। मैं आरती की एक हरकत पर ध्यान रखता था। आरती हर वक्त किसी का इंतज़ार करती हुई मालूम होती थी। हर वक्त उसकी नज़रें गेट पर रहती या फिर फ़ोन पर रहती। फ़ोन आता तो भागकर फ़ोन उठाती और हल्की आवाज़ में बात करने लगती, लेकिन हम दोनों के बीच शक जैसी कोई चीज़ नहीं थी। इसीलिए मैंने उसकी बातें सुनने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन एक दिन मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि आरती किसी नए नंबर पर बात करती है। जिस नंबर पर वह बात करती है वह उसके मायके का नंबर नहीं था। उसी नंबर पर मैंने कॉल किया तो दूसरी तरफ से कोई मर्दाना आवाज़ आई थी। मैं सदमे की हालत में वहीं सोफे पर बैठ गया। मेरा तो चैन सुकून सब लुट गया था। मेरी बीवी खूबसूरत थी, लेकिन खूबसूरत नहीं थी। आज मुझे पता चला कि शायद वह मुझसे प्यार नहीं करती, किसी और से प्यार करती है। फिर मैंने सोचा, डायरेक्ट आरती से बात करने से अच्छा है कि मैं खुद ही मामले के तह तक पहुंचूं। जब मेरा पूरा मामला खुल जाएगा तो ये भी बात सामने निकल कर आएगी कि मैं रात को आरती का चेहरा क्यों नहीं देख सकता। दिल में पक्का फैसला करते हुए उठ खड़ा हुआ। अगले दिन रोज की तरह मैं जल्दी घर आ गया। उस समय भी आरती घर में इधर उधर बेचैनी से टहल रही थी। मुझे देखती वो हैरत से बोली, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? उसने कई सवाल कर डाले। उसकी हैरानी देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, क्यों मुझे जल्दी घर में देखकर तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो मेरे जाने में के बाद तो तुम ऐसा क्या करती हो जो मुझे देखकर परेशान हो गई हो? वो बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं तो इसीलिए पूछ रही थी कि आपकी तबीयत तो ठीक है। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था, लेकिन उस आदमी को देखकर मुझे गुस्सा नहीं आया क्योंकि वह आदमी मेरा दोस्त था। इंस्पेक्टर की वर्दी में खड़ा मेरा दोस्त अमित था। अमित को सामने देखकर मेरा गुस्सा शांत हो गया। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे और हमारा आपस में बातचीत भी होती रहती थी, लेकिन काफ़ी अरसे से मेरी अमित से कोई मुलाकात नहीं हो पाई थी। मुझे ये तो पता था कि विक्रम अमित हमारे इलाके में इंस्पेक्टर है, लेकिन कभी उससे मिलने का समय ही नहीं मिल पाया। अचानक अमित को अपने सामने देखकर मुझे बहुत हैरत हुई, लेकिन अमित को मुझसे ज़्यादा हैरत नहीं हुई थी। वह आराम से मेरे गले मिला और बोला, कहाँ थे यार, काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई। मैंने कहा, हाँ यार, बस काम में बिजी था। यह कहते हुए उसे मैं ड्राइंग रूम में ले आया, लेकिन मुझे हैरत हो रही थी कि अमित को कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ। फिर मुझे याद आया कि नहीं, अभी तो आरती किसी का इंतज़ार कर रही थी और उसी वक्त डोरबेल बजी थी। तो क्या आरती अमित का इंतज़ार कर रही थी? मैंने अमित से यही बात कही कि तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ मैं रहता हूँ? तो वह बोला कि हम पुलिस वाले हैं और हमें अपने इलाके का हर इंसान के बारे में पता होता है कि वह कहाँ रहता है, कैसे रहता है। अमित की बात से मैं सहमत तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर मेरा शक
और बढ़ गया। मुझे शक हुआ कि जरूर आरती अमित का इंतजार कर रही थी। अमित और आरती के बीच जरूर कुछ न कुछ रिश्ता है। मैंने अपने दिल में सोचा, अगर मेरी बीवी आरती मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी आरती के साथ कुछ ऐसा करूँगा जो वो जिंदगी भर याद रखेगी। कुछ ऐसा करूँगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिर मैं अपने मन ही मन में दूसरी शादी की प्लानिंग करने लगा, लेकिन मैंने आरती पर कोई भी बात जाहिर नहीं होने दी। जो भी बात होती मैं अपने दिल ही में रखता। वहाँ पर किसी भी तरह की कोई बात नहीं होती तो उसके सामने हमेशा नॉर्मल ही रहता। अब मेरा अगला कदम यही था कि रात को मुझे आरती का चेहरा देखना है। अगर रात को आरती का चेहरा देख लेता तो अमित वाली समस्या भी सुलझ जाती। कमरे का बल्ब तो आरती ने खराब कर ही दिया था, इसीलिए मैंने अपने पास एक छोटी सी टॉर्च रख ली। आरती कमरे में दाखिल हुई। वो सोने के लिए बेड पर लेटी। मैंने उसके बाजू को कसकर पकड़ लिया जिससे कि वह भाग ना पाए। उसके बाजू को कसकर पकड़कर मैंने उसके चेहरे पर टॉर्च जलाई। उसके चेहरे पर रोशनी पड़ते ही मेरी चीख निकलते निकलते बची। हैरत की वजह से मुझे बोला भी नहीं जा रहा था। हिम्मत करके मैं बोला, आरती तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा। मैं तो तुमसे इतनी मोहब्बत करता था, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने नफरत से आरती की तरफ देखा। आरती का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। बोली, भगवान के लिए एक बार मेरी बात सुन लो। तुम्हें मेरे ऊपर जो शक है वो शक दूर हो जाएगा। पहले मेरी बात सुन लो। वह रोते रोते मेरे पैरों में बैठ गई और माफ़ी मांगने लगी। मैं चाह कर भी आरती को धुतकार न सका। मैं भी उसके पास बैठ गया और मैंने कहा, बताओ, सारी सच्चाई बताओ। क्या सच्चाई है? आखिर अमित के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो रोते हुए बोली कि आप तो जानते हैं कि हमारा घराना कितना मॉडर्न है। मेरे मम्मी पापा मुझे नौकर नौकरानी के हवाले छोड़कर अपने अपने काम पर निकल जाते थे। मुझे उनकी ज़रूरत होती थी तो वह मुझे पैसों की गड्डियां थमा देते या शॉपिंग करा देते, लेकिन वह लोग ये बात नहीं समझ सकते कि मुझे उनके पैसों की नहीं, उनके प्यार की ज़रूरत है। मेरी माँ मुझे कभी अपने करीब नहीं आने देती। कभी माँ से मिलने का दिल होता तो मैं अपने दिल को समझा कर रह जाती थी। मेरी माँ ने मुझे मना कर दिया था कि मुझसे मिलने ऑफिस में मत आना। जब भी आओ तो पहले फ़ोन कर देना, क्योंकि ऑफिस में मुझे 1000 काम होते हैं। एक दिन माँ से मिलने को बहुत बेचैन थी। सोचा फ़ोन करने से क्या फ़ायदा और ज़्यादा देर हो जाएगी, इसीलिए मैं बिना फ़ोन किए ही माँ से मिलने उनके ऑफिस चली गई। जैसे ही ऑफिस के अंदर कदम रखा तो मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि मेरी माँ किसी और के साथ रंगरलियाँ मना रही थी। अपनी माँ का यह रूप देखकर मुझे अपनी माँ से नफ़रत हो गई और मैंने इसका बदला कुछ इस तरह लिया। मैंने खुद ही नाइट क्लब में जाने लगी, अपने अंदर की उदासी को ख़त्म करने लगी। मैं पूरी पूरी रात घर से बाहर रहती। मेरे माँ बाप को पता भी नहीं होता कि उनकी बेटी क्या कर रही है। ऐसा करके मैं अपने दिल को सुकून पहुंचाना चाहती थी, अपनी माँ से बदला लेना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ऐसा करके मैं खुद को नुकसान पहुंचा रही हूँ। मैं यह काम अपने दिल को तसल्ली के लिए करती थी, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता था। एक रात मैंने इस कदर नशा कर रखा था कि मैं अपने होशो हवास खो बैठी। मैं इस कंडीशन में पहुंच गई थी कि जहां पर आकर लड़कियां अपनी इज्जत खो देती हैं, लेकिन इस मामले में मैं खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि मेरी इज्जत बची रही। क्योंकि जब मेरी आँख खुली तो मैं अकेले बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरे बिस्तर पर मेरे अलावा कोई नहीं था। कमरे में भी कोई नहीं था। कमरे की सजावट से लग रहा था कि किसी शरीफ लड़के का कमरा है। थोड़ी देर में वह लड़का आ गया जिसका वह कमरा था
और उस लड़के को देखकर मैं समझ गई कि ये लड़का वाकई शरीफ है, क्योंकि उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और उसकी नज़रें झुकी हुई थी। वो लड़का मुझसे बोला कि मैं किसी काम की वजह से रात नाइट क्लब में गया था, वहाँ पर आपको बेहोश पाया तो आपका ख्याल रखते हुए आपको अपने घर ले आया। अब आप ठीक हैं ना? चलो मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ। मुझे उस लड़के से बेहद नफ़रत महसूस हुई। दाढ़ी वालों से तो मुझे वैसे भी बहुत नफ़रत है। और फिर मेरी माँ का चेहरा भी मेरे सामने आ गया। फिर मुझे और भी ज़्यादा नफ़रत होने लगी, क्योंकि मेरी माँ भी शरीफ होने का ढोंग करती थी लेकिन शरीफ नहीं थी। वह लड़का मुझे घर तक छोड़ने आया, लेकिन मुझे उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही थी। मैंने उसका शुक्रिया भी अदा नहीं किया और गेट से ही वापस लौटा दिया। मेरी ज़िंदगी रूटीन पर वापस आ चुकी थी, लेकिन वह लड़का मेरा अब भी पीछा करता। मैं जहाँ भी जाती वो लड़का मेरे पीछे पीछे आता। एक दिन मैं उसे कहा कि तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? तो मुस्कुराते हुए बोला, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे आपसे प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की? मैंने उसे डांट कर भगा दिया, लेकिन उस लड़के ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं जहाँ जहाँ जाती लड़का मेरे पीछे पीछे आता। अब तो मेरी सहेलियों ने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। एक दिन मेरी सहेलियां कहने लगी, लड़के से पीछा छुड़ाओ, देखो तो कितना अजीब लगता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब भी तुमसे बात करना छोड़ देंगे। मेरी सहेलियां भी भड़काने पर मैंने उस लड़के से बदला लेने की ठान ली। एक बार जब मेरा पीछा कर रहा था तो मैंने उस लड़के से कहा, देखो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी। मैं तुम्हें आजमाना चाहती हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत में क्या कर सकते हो। मैंने उसे एक जगह का नाम बताया कि वहाँ पर मुझसे मिलने आ जाओ, और वहाँ पर मेरी सहेलियों को अपनी बहादुरी का नमूना दिखाना। वह मान गया। अगले दिन को लड़का मेरी बताई हुई जगह पर आ पहुंचा। मुझे हैरत हो रही थी कि वह लड़का मेरी मोहब्बत में कहाँ तक पहुंच गया है कि वह मेरी सारी बातें मान रहा था। मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। जैसे ही वह लड़का मेरे करीब आया, पुलिस वालों ने आकर उसे दबोच लिया और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गए। जब पुलिस वाले उसे जीप में डाल रहे थे तो उसकी आंखों में आंसू थे और वह मेरी तरफ ही देखे जा रहा था। मेरे दिल को कुछ हुआ, लेकिन फिर मैंने खुद को नॉर्मल कर लिया। मैं और मेरी सहेलियां खिलखिलाकर हंस रहे थे कि एक लफंगे लड़के को हमने सजा दिलवा दी। अगले दिन मेरी सहेलियों ने कहा कि यार, उस मजनू को जाकर देखो तो आओ कि उसका क्या हालत है। सहेलियों के भड़काने पर मैं उस लड़के को मिलने के लिए थाने पहुंची। जैसे ही मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी, मेरा दिल धक से रह गया। पुलिस वालों ने मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया था। उसके सर से खून बह रहा था, आंखों के पास भी चोट लगी हुई थी, होंठ भी सूजे हुए थे। मुझे उस लड़के पर बहुत तरस आया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया। मुझ पर नज़र पड़ते ही उस लड़के की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। मुझे देखकर वह बोला। उस लड़के ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैंने अपना मामला ऊपर वाले पर छोड़ दिया है। तुमने मेरा चैन लूटी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैं भी तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि तुम्हारी रातें भी सुकून से नहीं गुजरेंगी। तुम भी हर रात दर्द से गुजरोगी और हर रात मुझे याद करके तड़पोगी। उसकी बद्दुआ से मेरा दिल दहल गया, लेकिन मैंने ज़्यादा परेशानी का इजहार नहीं किया। मैं सुबह 8 बजे उस लड़के से मिलने गई थी। हम सब सहेलियों की आदत थी कि हम रात भर जागते थे और दिन को सोते थे। मैं उस लड़के से मिलकर वापस आ गई और अपनी सहेलियों के साथ को खूब मौज मस्ती करने लगी।
उस लड़के को बिल्कुल भूल गई थी। दोपहर को आकर मैं सो गई, लेकिन जब शाम को मेरी आँख खुली तो मुझे अपने चेहरे पर जलन सी महसूस हुई। धीरे धीरे ये जलन बढ़ती गई और रात होते होते मेरे चेहरे पर भयानक जलन होने लगी। मैंने खुद का चेहरा शीशे में देखा तो मेरी चीख निकल गई। मेरा चेहरा इतना ज़्यादा बदसूरत हो चुका था कि मुझे खुद से ही नफ़रत होने लगी थी। मैंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया और उसी समय डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से दवा लेकर आई। चेहरे पर मैंने दवा लगाई, थोड़ा सुकून मिला, फिर मैं सो गई। सुबह उठी तो मेरा चेहरा बिल्कुल साफ था। मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ कि इस बीमारी से मुझे छुटकारा मिल गया, लेकिन शाम होते होते मेरे चेहरे का फिर से वही हाल हो गया। मैं जलन के मारे तड़पने लगी। मैं फिर डॉक्टर के पास गई और उसे बहस करने लगी कि तुमने मुझे गलत दवा दे दी है। मैंने दूसरे डॉक्टर से दवा ली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रात को मेरे चेहरे पर भयानक जलन होती और मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा बदसूरत हो जाता था। बहुत ज़्यादा दाने मेरे चेहरे पर आ जाते थे। सुबह होते होते ठीक हो जाते। मैंने कई डॉक्टर बदल डाले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मैं समझ गई कि उसी लड़के की बद्दुआ का असर है। मैं उस लड़के को खोजने लगी कि काश वो लड़का मुझे मिल जाता तो मैं उससे माफ़ी मांग लेती कि पता नहीं वह लड़का किस हाल में होगा। अमित को मैंने इसीलिए संपर्क किया था जिससे कि अमित उस लड़के को ढूंढकर मेरे सामने लाए और मैं उससे माफ़ी मांग सकूं, लेकिन अमित अभी तक उस लड़के को पता नहीं लगा पाया है। पता नहीं वह लड़का कहाँ गया। आरती के मुंह से यह सारी कहानी सुनकर मैं हैरान रह गया था। एक मासूम सी दिखने वाली लड़की से क्या क्या कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। चेहरे से इतना मासूम और अंदर से इतनी खतरनाक। मैंने आरती के चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा इतना ज़्यादा बदसूरत था कि देखा नहीं जा रहा था, और यह तकलीफ़ वो हर रात झेलती थी उसके कर्मों की सज़ा थी जो उसे मिल रही थी। लेकिन अब आरती से मेरा एतबार उठ गया था। अब शायद ही मैं कभी आरती से मोहब्बत कर सकूं। अब मैं रात को उसका चेहरा नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे में हिम्मत नहीं बची है उसका चेहरा देखने के लिए। लेकिन एक अधूरापन सा लगता है, एक खालीपन सा लगता है मेरी ज़िंदगी में। कभी कभी सोचता हूँ कि दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि भगवान तो आरती के कर्मों की सज़ा उसे दे रही है। फिर मैं क्या चीज़ हूँ जो उसे उसके कर्मों की सज़ा दूँ। हो सकता है वह लड़का कभी मिल जाए और आरती को माफ़ कर दे, तो शायद उसकी सज़ा कम हो जाए। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि शायद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौट आए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।